कास्ट के अंदर तो कोई फिल्ट्रेशन है नहीं। तो जब लाभ मिलेगा तो जो ओबीसी की जातियां रहेंगी उनको मिलेगा, जो एसटी की जातियां रहेंगी उनको मिलेगा, जो एससी की जातियां रहेंगी उनको मिलेगा। तो भारत में जातीय आधार पर आरक्षण जरूर है, बट तमाम जातियों का अपना वर्गीकरण किया हुआ है कि आप ओबीसी में हैं, आप एसटी में हैं, आप एससी में हैं। तो ये बात निराधार है कि किसी सिर्फ एक जाति को इसका लाभ होगा, ये बात का कोई आधार ही नहीं है। जैसे ये एक बड़ा कदम था कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया 10%, लेकिन कोई उसके स्पष्ट आंकड़े नहीं थे, बस 10% बोल दिया गया। हाँ, दे दिया गया। चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, इन सभी लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो चिंतनीय है कि आज़ादी के 7 दशक के बाद भी, 7 दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी उन पर एक तरीके से कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था की पहुंच नहीं हो पाई है। 2011 की जनगणना को देखेंगे तो 2011 में जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उस वक्त जो आंकड़े जातीय आधार पर थे वो जारी नहीं किए गए। इसका मतलब कि इस देश के अंदर 7 दशक से जातीय जनगणना नहीं हुई है। जब हिस्सेदारी की बात होगी तो एक बड़ी दावेदारी उस जाति के लोग करेंगे जिनकी संख्या अधिक होगी। तो इस तरीके से उस अनुपात में उनके प्रतिनिधित्व का रास्ता खुलेगा, समानता का रास्ता खुलेगा, रोजगार में समानता का रास्ता खुलेगा और एक पारदर्शी व्यवस्था बन पाएगी। जातीय आधार पर जब हम आरक्षण देने का फैसला करते हैं और देश के पास एक आधिकारिक आंकड़ा पिछले 7 दशकों से नहीं है कि किस जाति के लोग कितने हैं, तो ये बात पारदर्शी तरीके से आधिकारिक स्वरूप में क्लियर हो जाना चाहिए कि इस देश में किस जाति की संख्या कितनी है और उसके आधार पर उनको आरक्षण दिया जाए। बिहार में जातीय जनगणना कंप्लीट होने के बाद यह जो विषय था पूरे देश से निकल कर आया और अब देखिए देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी ने कल ये कह दिया है कि जातीय जनगणना होगा। फिलहाल इसी बाबत आज आजसू के लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे साथ संजय मेहता है, बातचीत करते हैं। संजय जी, पहले तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का जो बयान आया उसके बाद आजसू पार्टी ने झारखंड में तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों को बताने की कोशिश की है कि अब जातीय जनगणना होगा। लेकिन आसान शब्दों में हम समझना चाहेंगे जातीय जनगणना है क्या, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, आसान भाषाओं में, ताकि हमारी जनता समझ सके कि क्या है इसके मायने। देखिए, एक बात तो सीधे तौर पर आपको ये समझना है कि भारत में जो आरक्षण का आधार है वो जातीय आधार पर है। एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है। लेकिन हाल में जब आपने देखा होगा कि जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का जो आधार था उसने आपने देखा होगा कि कोई ऐसा आंकड़ा सरकार के पास आधिकारिक तौर पर नहीं था। तो चूंकि इस असमानता को दूर करने के लिए कि जो आरक्षण हम दे रहे हैं किस वर्ग को कितना मिलना चाहिए, सरकार के पास अगर आंकड़े नहीं होंगे तो दिक्कत होगा। अब क्या हो रहा था कि जो राज्य हैं वो अलग अलग तरीके से जातीय अपनी जनगणना करा रहे थे अपने अपने स्तर से। अब आप अगर 2011 की जनगणना को देखेंगे तो 2011 में जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उस वक्त जो आंकड़े जातीय आधार पर थे वो जारी नहीं किए गए। इसका मतलब कि इस देश के अंदर 7 दशक से जातीय जनगणना नहीं हुई है। अब इस देश में अगर जातीय जनगणना नहीं हुई है तो सरकार योजनाओं को बनाएगी कैसे, सरकार लाभुकों तक लाभ पहुंचाएगी कैसे? सही बात है। तो जो भी दल सामाजिक न्याय के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं वो लगातार इस बात को लेकर आंदोलनरत थे। और जो हमारी पार्टी है आजसू पार्टी, वो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गई। उसने लगातार सड़क से सदन तक अपने अधिवेशन में तमाम मोर्चों पर पार्टी ने इस बात की वकालत की कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब इस बात को थोड़ा इस रूप में समझते हैं कि जब मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी थी तो मंडल कमीशन ने ओबीसी की जो आबादी का आधार बताया था वो बताया था कि 52%। तो कोई भी कहेगा कि 52% जब है तो हमको आरक्षण जितनी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी का नारा आप पूरा करिए। बिल्कुल। तो ये कहा गया कि ओबीसी को आरक्षण कमोबेश 27% मिलना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि जातीय आधार पर जब हम आरक्षण देने का फैसला करते हैं और देश के पास एक आधिकारिक आंकड़ा पिछले 7 दशकों से नहीं है कि किस जाति के लोग कितने हैं, तो ये बात पारदर्शी तरीके से आधिकारिक स्वरूप में क्लियर हो जाना चाहिए कि इस देश में किस जाति की संख्या कितनी है
और उसके आधार पर उनको आरक्षण दिया जाए। इसके और बड़े फायदे होंगे। आने वाले वक्त में जब राजनीतिक दलों के अंदर प्रतिनिधित्व की बात होगी, राजनीतिक दलों के अंदर जब हिस्सेदारी की बात होगी, तो एक बड़ी दावेदारी उस जाति के लोग करेंगे जिनकी संख्या अधिक होगी। तो इस तरीके से उस अनुपात में उनके प्रतिनिधित्व का रास्ता खुलेगा, समानता का रास्ता खुलेगा, रोजगार में समानता का रास्ता खुलेगा और एक पारदर्शी व्यवस्था बन पाएगी। तो इसलिए आसान भाषा में यही हम जनता को कहना चाहते हैं कि सीधी बात यही है कि जो मूल जनगणना होगी, इस बात को क्लियर रखना है, मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना अलग तरीके से नहीं हो रही है। मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना होगी, लोगों को उसमें अपना जाति बताना है और उसके आधार पर यह तय हो जाएगा देश के अंदर कि किस जाति की संख्या कितनी है। जातीय जनगणना के साथ लाभ तो बता दिए, हानि भी है क्या? मुझे लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, इन सभी लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो चिंतनीय हैं कि आज़ादी के 7 दशक के बाद भी, 7 दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी उन पर एक तरीके से कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था की पहुंच नहीं हो पाई है, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ हो, या फिर सरकार के तमाम वैसे पहलुओं का जो लाभ हो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। इन परिस्थितियों में मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर जातीय जनगणना पारदर्शी तरीके से होती है, अगर जातीय जनगणना का आंकड़ा सही तरीके से जारी किया जाता है और इस पूरे आंकड़े को सही तरीके से जारी किया जाता है, तो सिर्फ इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं। बशर्ते इसका जो उपयोग है, इसका जो इस्तेमाल है, वो नौकरशाही बेहतर तरीके से करे। और इसको ऐसे समझिए, अगर राज्य अलग अलग तरीके से आंकड़े जारी करेंगे तो हो सकता है कि राज्यों का उसमें अपना कुछ लाभ निहित हो, अपने अपने तरीके से वो आंकड़े जारी कर सकते हैं। लेकिन जब आप संविधान को देखेंगे तो उसके अनुच्छेद 246 में, आर्टिकल 246 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जनगणना जो है वो है संघ का विषय। तो ये संघ का एक विषय है और संघ अपने तरीके से इसको अब करा रही है। राज्यों ने जो आंकड़े जारी किए थे, मुझे ये लगता है कि अगर ये समानता आती है कि जो राज्यों के आंकड़े थे और जो हमारा जो अब सेंट्रल लेवल पे होगा वो आंकड़े अगर मैच करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता होगी। अगर ये आंकड़े थोड़ा बहुत डिफ़र करते हैं तो मुझे लगता है कि जो संघ का आंकड़ा होगा, जो नेशनली जो हमारा सेंसस होगा, कास्ट सेंसस होगा, उस आंकड़े को ऑथेंटिक उसी को माना जाएगा। संजय जी, अभी ये कहा यह जा रहा है कि आजसू इसलिए बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से कुर्मी पार्टी ही समझा जाता है और लोग ये दावा कर रहे हैं कि झारखंड में कुर्मियों की संख्या है, ज़्यादा है, आदिवासियों से ज़्यादा है। तो ये आरोप लग रहा है कि आजसू पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है। अगर आंकड़े निकल कर आते हैं कि कुर्मियों की संख्या अगर ज़्यादा है तो हिस्सेदारी उनकी ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं। इस पर क्या कहिए? नहीं, ऐसा तो कोई आरोप अब तक मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप आधिकारिक तौर पर देखेंगे तो हम लोग सबकी बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये समझिए कि जब जातीय जनगणना की बात होगी तो भारत में जो आरक्षण का आधार है वो तो SC, ST और OBC के आधार पर है। बिल्कुल। अब इस बात को आप समझिए कि कास्ट के अंदर तो कोई फिल्ट्रेशन है नहीं, तो जब लाभ मिलेगा तो जो OBC की जातियां रहेंगी उनको मिलेगा, जो ST की जातियां रहेंगी उनको मिलेगा, जो SC की जातियां रहेंगी उनको मिलेगा। तो भारत में जातीय आधार पर आरक्षण जरूर है, बट तमाम जातियों का अपना वर्गीकरण किया हुआ है कि आप OBC में हैं, आप ST में हैं, आप SC में हैं। तो ये बात निराधार है कि किसी सिर्फ एक जाति को इसका लाभ होगा, ये बात का कोई आधार ही नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह सबकी संख्या निकल कर सामने आएगी, है बिल्कुल सबकी संख्या निकल कर सामने आएगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और वैसे लोग, जो लोग झूठे आंकड़े पेश करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी संख्या अधिक है, जो लोग जातीय जनगणना के पक्षधर नहीं है, एक ऐसा वर्ग है समाज के अंदर जो जाति की बात करेंगे, जो जाति पे प्रिविलेज लेंगे, जो अपने जाति के लोगों को हर जगह पे सेट करना चाहेंगे। और जब जाति जनगणना की बात आएगी तो वो कहेंगे कि समाज में इससे जो है सो विद्वेष फैलेगा। तो ऐसे लोगों को भी सेंट्रल कैबिनेट ने करारा जवाब दिया है। संजय जी, जनगणना के साथ ही परिसीमन भी अटैच है। परिसीमन अभी 26 में होने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं परिसीमन को प्रभावित करेगा ये जातीय जनगणना? देखिए, मेरी बात समझिए, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट है।
जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, इस बात की हम वकालत करते हैं। बिल्कुल। अब मेरा कहना यह है कि जिसका संख्या जितना है उस अनुपात में उसको हक मिल गया तो फिर कोई विवाद का जगह नहीं होना चाहिए। विवाद की स्थिति तब पैदा होगी कि हमारी संख्या अधिक है और हमारी भागीदारी कम हो रही है। तो ये जब जातीय जनगणना और जो हमारा पूरे देश का जनगणना होगा, उस जनगणना के आंकड़े के बाद जब परिसीमन का अगर आधार बनाया जाएगा तो उस परिसीमन के आधार पर जब इस देश में सीटों की संख्या बढ़ेगी, चाहे वो लोकसभा की बढ़े चाहे तमाम राज्यों के अंदर विधानसभा की बढ़े, तो मैं इस बात की वकालत करता हूं कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि परिसीमन को ये प्रभावित करेगा, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का आधिकारिक अगर आंकड़ा जारी हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आसान शब्दों में हम बता दें। खिजरी बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन खिजरी के अगर आप लोवाडी एरिया को देखेंगे या फिर धुरवा एरिया को देखेंगे तो ये जनरल ज़्यादा, वहाँ पे संख्या उनकी ज़्यादा है। अगर जातीय जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं ये दो इलाके हैं वो छट सकते हैं। देखिए इस बात को समझिए, क्योंकि खिजरी जो है अभी एसटी रिजर्व है। नहीं, पहली बात तो ये समझना है कि इस देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, और इस देश के अंदर आप किसी एक जगह के वोटर हो सकते हैं, आप किसी एक जगह पे अपना आधार कार्ड बना सकते हैं और जनगणना में भी अपना आंकड़ा किसी एक जगह ही दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात पर एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि एक व्यक्ति की गिनती 2 बार ना हो सके, एक व्यक्ति 2 बार कास्ट सेंसस में अपने आंकड़े को ना दे दे। तो इस पर एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म डेवलप किए जाने की जरूरत है, और मुझे लगता है जब सरकार इसकी तैयारी कर रही है तो इन सारे पहलुओं पर सरकार जरूर चिंतन कर रही होगी। तो आप जिस तरीके से खिजरी का जिक्र कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी जो डेमोग्राफी की बात आती है कि जो दूसरे लोग आए उनकी गिनती किस रूप में होगी, ये एक चिंता का सवाल है। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि जो व्यक्ति जहाँ का मूल है, मुझे लगता है कि जब जनगणना होगा वो अपने उसी स्थान को चुनेंगे। गठबंधन इस पर अभी तक कुछ बयान नहीं दे रही है, क्या लग रहा है, कंफ्यूज है? कौन बयान नहीं दे रहा? गठबंधन। अच्छा, मतलब आप जो अभी सरकार है जातीय जनगणना पर नहीं दिया, तो राहुल गांधी जी को मैंने देखा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये अच्छा फैसला है स्टेट की। देखिए जो भी सामाजिक न्याय के प्रति पॉजिटिव सोच रखता होगा वो जरूर इस पर सकारात्मक बयान देगा, और ये सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। आप समझिए कि जिस देश के अंदर आज़ादी के बाद से जातीय आंकड़ा जारी नहीं हुआ हो, उस देश में अगर जातीय आंकड़ा जारी करने की हिम्मत अगर कोई कैबिनेट दिखला रही है, अश्विनी वैष्णव जी ने जब कल ये बयान दिया तो एक बहुत बड़ा मैसेज गया देश के अंदर। और इस बात को आप समझ लीजिए कि जो लोग ये मानते थे कि सरकार की योजनाओं को, सरकार के कार्यों को हम सिर्फ एक बेस के आधार पर या फिर कोई एक धारणा के आधार पर लागू कर देते थे, जैसे ये एक बड़ा कदम था कि EWS को आरक्षण दिया गया 10%, लेकिन कोई उसके स्पष्ट आंकड़े नहीं थे, बस 10% बोल दिया गया। हाँ, दे दिया गया। तो मेरा कहना है कि अब इस पर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अब पता चलेगा, इस पर अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल अभी तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द अभी जो जनगणना होने वाले हैं उसमें जातीय जनगणना भी होगा, ये केंद्र की तरफ से साफ कह दिया गया है। और सबसे खास बात कि लोग धर्म को लेकर बाद में बात करते हैं, अभी जाति को लेकर ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो शायद जाति को लेकर भी झारखंड के लोग क्लियर हो जाएंगे कि हमारी संख्या कितनी है, हमारी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। नौकरी से लेकर, जगह से लेकर, विधानसभा सीट से लेकर, ज़मीन से लेकर, हर सारा चीज़ जाति पर ही डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव लग रहा है झारखंड के लोगों के लिए कि जातीय जनगणना जब होगी और संख्या जब निकल कर आएगी तो हिस्सेदारी सबको उसके हिसाब से मिलनी तय हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय। लोकतंत्र। चलिए फिर मुलाकात करेंगे, जोहार रहेगा।